नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो मैं इस बार पेट 2026 का एक सीरीज़ चला रहा हूँ, जीएस का सीरीज़, जिसमें मैं पेट में पूछे जाने वाले सब भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल, जितने भी टॉपिक रहेंगे उन सभी टॉपिकों से मैं कवर करूँगा, उन सभी टॉपिकों को, जिसमें मैंने भारतीय संविधान के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों से मैं 100 MCQs अपलोड करूँगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, सेकेंड वीडियो में जा रहा हूँ अपलोड करने, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे जो पहला वाला वीडियो था वो था संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस चैप्टर से मैं आपको टोटल 100 क्वेश्चंस बताऊंगा और इन सभी 100 क्वेश्चनों में से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही कमेंट ज़रूर करिए कि मेरे द्वारा बनाया गया ये जो सीरीज चलाया जा रहा है, क्या है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत तत्व संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है? तो ये है भाग 4 में। ठीक है, ये है भाग 4 में। थोड़ा सा मुझे सर्दी हो गया है तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो वर्णित है ये 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, संविधान में, और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा भारत को किस देश के संविधान से मिली है? तो ये किस देश के संविधान से मिला है? तो ये मिला है आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, मैं वहाँ पे इसका PDF में भेज दूंगा। नीति निर्देशक तत्वों का प्रेरणा भारत के किस देश के संविधान से मिला है? तो ये आयरलैंड के संविधान से मिला है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार हैं? आपको ये बताना है। बाध्यकारी, गैर बाध्यकारी, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या गैर बाध्यकारी। ठीक है, तो ये गैर बाध्यकारी है। ठीक है, आप इस चीज़ के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये गैर बाध्यकारी है। ठीक है दोस्तों, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य समाजवादी ढंग से काम करेगा? ठीक है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य जो है समाजवादी ढंग से कार्य करेगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि पुरुष और महिला को समान कार्य के समान वेतन दिया जाएगा? तो ये कहा गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 में। ठीक है, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सातवां नंबर प्रश्न है कि राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना की सलाह किस अनुच्छेद में दिया गया है? राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना करने की सलाह किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य अपने अपने लेवल पर ग्राम पंचायतों का गठन करें। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वह कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 44 किस विषय से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये है आपका समान नागरिक संहिता से, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, समान नागरिक संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 44 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 45 का संशोधित उद्देश्य क्या है?
ठीक है। अनुच्छेद 45 का संशोधित उद्देश्य क्या है? तो ये आपका है उद्देश्य 6 से लेकर के 14 वर्षों के बच्चों को मुक्त शिक्षा दिया जाना, ठीक है। अनुच्छेद 45 का संशोधित उद्देश्य यही था। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 47 किस विषय पर है? अनुच्छेद 47 किस विषय पर है, आपको ये बताना है। जो अनुच्छेद 47 है वो है पोषण स्तर और स्वास्थ्य का सुधार, पोषण स्तर और स्वास्थ्य के सुधार से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 47। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान दिया गया है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अभी बताएं हैं, अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। चलिए अब हम आते हैं चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो अनुच्छेद 41 जो है बेरोजगारी से संबंधित है, ठीक है, बेरोजगारी से संबंधित है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्य को शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्य को शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करने हेतु जिम्मेदारी किस अनुच्छेद में दी गई है, आपको ये बताना है। तो अनुच्छेद 43 में दिया गया है, 46 में दिया गया है या 49 में दिया गया है, आपको ये बताना है। तो ये जो दिया गया है ये दिया गया अनुच्छेद 46 में, ठीक है। अनुच्छेद 46 में दिया गया है कि राज्य जो है शिक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दिया गया है अनुच्छेद 46 में। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में पशुधन और गौ हत्या पर रोक की बात कही गई है? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में पशुधन और गौ हत्या के रोक की बात कही गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी प्रश्नों से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न बनता रहता है परीक्षा में। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। राज्य को न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की सलाह किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 50 में, ठीक है। 50-50 मतलब याद कर लीजिएगा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने की सलाह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 50 में दिया गया, माफ करिएगा 50 में दिया गया, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का संकेत है? ठीक है, बाल श्रम रोकने की बात कही गई है किस अनुच्छेद में? तो ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 39 में, ठीक है। अनुच्छेद 39 में ही बाल श्रम निषेध का बात कहा गया है और इसी में कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? तो नीति निर्देशक तत्वों को संसद द्वारा कानून बनाकर लागू किया जा सकता है, ठीक है। संसद द्वारा कानून बनाकर क्या किया जा सकता है? लागू किया जा सकता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तभी आपको बताए थे, सबसे पहला क्वेश्चन ही था ये। ये किससे था? तो ये था आपका आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि थोड़ा मुझे समस्या है सर्दी का, ठीक है, तो इसलिए मैं बोलने में समस्या हो रही है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि DPSP का उद्देश्य क्या है? DPSP का उद्देश्य क्या है? केवल राजनीतिक सुधार, आर्थिक सुधार, समाज में न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना, न्यायपालिका का विस्तार करना। तो ये आपका आंसर है
समाज में न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना डीपीएसपी का उद्देश्य है। डीपीएसपी मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसी को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि राज्य को कल्याणकारी बनाना। ठीक है, राज्य को कल्याणकारी बनाना, समाज में न्याय और कल्याण सुनिश्चित करना ही क्या है? डीपीएसपी का मेन उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही डीपीएसपी का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व को किस वर्ष पहली बार संशोधित किया गया था? तो ये किया गया था, ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1976 में। 1976 में किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में सुधार किया गया था। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पर्यावरणीय रक्षा से। ठीक है, पर्यावरणीय रक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? पर्यावरणीय रक्षा से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? पर्यावरणीय रक्षा से। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व की संवैधानिक प्रकृति क्या है? तो जो नीति निर्देशक तत्व है इसका जो संवैधानिक प्रकृति है मार्गदर्शन देना। ठीक है, राज्य को किस तरीके से होना चाहिए इसका मार्गदर्शन देना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णन है। ठीक है, इसकी प्रकृति है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। समान नागरिक संहिता लागू करने की सिफारिश किस अनुच्छेद में था? बताएं आप लोगों को, अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। क्या नागरिक नीति निर्देशक तत्वों को लागू न करने पर सरकार के विरुद्ध अदालत में जा सकता है? तो नहीं। ठीक है, इसके लिए वो अदालत में नहीं जा सकता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? सामाजिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, सामाजिक राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। अभी बताएं आप लोगों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? समाजवादी राज्य की स्थापना करना। अब आते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है पेट 2026 के हिसाब से, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने अभी नया अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो ग्रोथ कराने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसका नंबर है 27। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? तो किस भाग में थे? तो भाग 4 में, भाग 4 में था। नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति क्या है? नैतिक। कैसा है? नैतिक है। बाध्यकारी भी नहीं है, न्यायिक भी नहीं है, दंडनीय भी नहीं है, नैतिक है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है? तो अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से। किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना के बाद कहा गया है? तो अनुच्छेद 40 में। अभी ये सब क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। कौन सा अनुच्छेद न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की बात करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है आपका? अब आते हैं, ये करता है आपका अनुच्छेद 38। ठीक है, अनुच्छेद 38 जो है क्या करता है? अनुच्छेद 38 जो है, अनुच्छेद 38 न्याय, स्वतंत्रता और समानता व बंधुता की बात करता है, अनुच्छेद 38। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नंबर है 34। नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में ही सबसे पहले इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो ये होता है संसद पर। संसद पर है ये लागू करने का उद्देश्य। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व की अनुपालना न करने पर नागरिक क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है, ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है,
ये बाध्यकारी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य स्थिति उपलब्ध कराने की बात कही गई है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 41 में, अनुच्छेद 41 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, उत्तर माफ़ करिएगा, उत्तर बी है। ठीक है, उत्तर बी है, अनुच्छेद 42। ठीक है, अनुच्छेद 42 सही है। देखिए क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद में श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य सुनिश्चित कराने स्थिति उपलब्ध कराने की बात कही गई है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 42 में कहा गया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि न्याय संगत आर्थिक व्यवस्था किस अनुच्छेद में जुड़ी है? न्याय संगत आर्थिक व्यवस्था किस अनुच्छेद से जुड़ी है? तो ये जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 38 से, अनुच्छेद 38 से जुड़ा हुआ है। किस अनुच्छेद में सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सहायता की बात कही गई है? सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सहायता की बात कही गई है, तो ये कहा गया अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक सहायता की बात कही गई है दोस्तों। ठीक है, कृषि और पशुपालन में आधुनिक तकनीकी अपनाने का निर्देश किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है 48 नंबर अनुच्छेद में। 48 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन में आधुनिक तकनीकी को अपनाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 48 में कहा गया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। शराब के सेवन को रोकने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 47 में। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में शैक्षिक और आर्थिक हितों की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 46 में शैक्षिक आर्थिक हितों की सुरक्षा का बात कहा गया है। किस अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो ये कहा गया है 45 में। अनुच्छेद 45 में कहा गया है क्या? निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। किस अनुच्छेद में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार की बात कही गई है? तो ये कहा गया 48A में। किस अनुच्छेद में स्मारकों की संरक्षण का निर्देश दिया गया है? स्मारकों, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्मारकों के संरक्षण का निर्देश दिया गया है। तो कब किस में कहा गया है? तो क्या गया? अनुच्छेद 39 में, माफ करिएगा 49 में। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि स्मारकों जो हमारे धरोहर हैं उनकी रक्षा संरक्षण का बात कहा गया है अनुच्छेद 45 में। देखिए अब हम धीरे धीरे और हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचने वाले हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए और इसको लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया है? किस में कहा गया है? तो 50-50 बात कहे थे हम, अनुच्छेद 50 में कहा गया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 51 में। किस नीति निषेध तत्वों को किस वर्ष संविधान में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1950 में। ये मूल संविधान से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें संशोधन 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। नीति निषेध तत्वों को किस अदालत ने न्यायपालिका की सहायता के रूप में मान्यता दी थी? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निषेध तत्वों को न्यायपालिका की सहायता के रूप में मान्यता दी थी। नीति निषेध तत्व किस प्रकार के सिद्धांत हैं? तो ये नैतिक सिद्धांत पर आधारित हैं। राज्य के नीति निषेध तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो भाग 4 में वर्णित हैं। नीति निषेध तत्व की प्रकृति कैसी है? गैर बाध्यकारी है। ठीक है, इसको लागू कराने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। राज्य के नीति निषेध तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है? सामाजिक कल्याण से संबंधित है। सामाजिक कल्याण से संबंधित है अनुच्छेद 38। राज्य को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए? तो राज्य को समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था ये होता है कि समाज के हर वर्ग का फायदा हो, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होता है। इसलिए राज्य को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का बढ़ावा देना चाहिए। समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपको बताए थे 39 में है। श्रमिकों के लिए न्यायसंगत कार्य स्थिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 42 में है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 45 में है, बताए थे आपको। अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 47 जो है पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य के संबंधित है। अनुच्छेद 44 किस मुद्दे से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, राज्य के किस अनुच्छेद के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए करनी है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो 45 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 46 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 46 का संबंध अनुसूचित जनजाति और जनजाति की उन्नति से संबंधित है। अनुच्छेद 46 किस अनुच्छेद में पशुधन के संरक्षण की बात कही गई है? तो 48 में। देखिए दोस्तों, मैंने जितना भी पढ़ाया है इन सब क्वेश्चनों में उनका रिवीजन भी हो जा रहा है। ठीक है, किस अनुच्छेद में पशुधन के संरक्षण की बात कही गई है? तो 48 में कहा गया है। पंचायत की व्यवस्था किस अनुच्छेद में करने की बात कही गई है? देखिए 40 नंबर की में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य की होती है। ठीक है, राज्य का होता है। नीति निर्देशक तत्व की संरक्षण का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये नेहरू समिति ने दिया था। ठीक है, नेहरू समिति ने नीति निर्देशक तत्व के संरक्षण का सुझाव दिया था। कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के लिए समान कार्य का समान वेतन की बात कहता है? तो किसमें कहता है? अनुच्छेद 39 का डी में होता है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसमें छपा है? तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य क्या है? संविधान लागू कराना, संविधान न्यायपालिका का निर्माण करना, विधायिका का मार्गदर्शन देना। उपरोक्त विधायिका के मार्गदर्शन देना क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कार्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 49 जो है क्या कहता है? अनुच्छेद 49 कहता है कि ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण की बात करता है। समझ में आया दोस्तों? न्यायपालिका को किस प्रकार नीति निर्देशक तत्व के लागू करने की बाध्य नहीं कर सकती है? वे मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप इसके लिए न्यायपालिका नहीं जा सकते। तो ये कहाँ तक हो गया हम लोगों का? 72 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 73 अनुच्छेद 50 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात करता है। अनुच्छेद 51 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। नीति निर्देशक तत्व का प्रयोग किसने किया था? वे संविधान की आत्मा है। तो ये कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान की आत्मा है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या किस न्यायालय ने की थी? तो नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या उच्चतम न्यायालय ने की थी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के राज्य की स्थापना को सुनिश्चित करता है? तो ये करता है समाजवादी राज्य की स्थापना की बात करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 21A के रूप में शिक्षा को मौलिक अधिकार
देता है? तो ये देता है आपका 46वां संविधान संशोधन। 46वां संविधान संशोधन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। संविधान का कौन सा संशोधन अनुच्छेद 21 के रूप में शिक्षा का मौलिक अधिकार लाया था? तो ये लाया था 46वां में संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये मौलिक अधिकार का क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व को किस भाग से मौलिक अधिकार की पूर्ति करनी चाहिए? नीति निर्देशक तत्व को किस भाग से मौलिक अधिकारों की पूर्ति करनी चाहिए? तो भाग 3, भाग 2, भाग 5 या भाग 9 से? तो ये कहा गया है भाग 3 से। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो इसीलिए नीति निर्देशक तत्व को किस के द्वारा लागू किया जाना चाहिए? तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के द्वारा क्या होता है, लागू किया जाना चाहिए। राज्य के ऊपर है, वह नीति निर्देशक तत्व में दिए गए कार्यों का करती है या नहीं करती है, ये राज्य के ऊपर है। आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किस पर निर्भर करता है? तो ये संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ठीक है, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है कि किस देश के पास कितना संसाधन है। नीति निर्देशक तत्वों में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस रूप में किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख मौलिक अधिकार के रूप में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना जनता को। राज्य किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक सहायता द्वारा कार्यरत सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन देता है? तो ये देता है 43B के तहत। अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी संगठनों को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कार्य के उचित और मानवीय स्थिति को सुनिश्चित कराता है? तो कौन सा था? ये था अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 था कि नहीं था? बताते ना, मानवीय स्थिति उपलब्ध करना कार्य के लिए, तो यही था। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना का एक मुख्य कारण क्या है? तो ये तो सबसे बड़ा इसका आलोचना ये होता है कि न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ये सबसे बड़ा इसका क्या है, आलोचना है। लोग इसके लिए इसका आलोचना करते हैं। फिर अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार न्यायपालिका को प्रभावित करते हैं? तो ये मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है, ये मार्गदर्शक होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को संविधान में क्यों जोड़ा गया था? तो नीति निर्देशक तत्व को संविधान में सरकार को निर्देश देने के लिए जोड़ा गया था कि सरकार को किस तरीके से एक लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य की स्थापना करना है, उसके लिए नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था। तो ये सरकार को निर्देश देता है कि एक राज्य किस प्रकार का होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य किस समाज की स्थापना करना है? तो ये समतामूलक अर्थात समाजवादी सरकार की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्व को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात किस संविधान में कही गई है, किस संविधान संशोधन में कही गई है? तो ये कहा गया है 42वें संविधान संशोधन में। नीति निर्देशक तत्व की परिवर्तनीय का मामला किस केस में आया था? तो यह था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में नीति निर्देशक तत्वों की परिवर्तनीयता का मामला आया था। नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से न्यायपालिका और विधायिका को मार्गदर्शन प्रदान करता है? तो ये देता है नैतिक दिशा में के रूप में। देखिए दोस्तों, और सारे के लगभग जो क्वेश्चन हैं इसमें दिए गए हैं, लगभग वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिपीट करने से फ़ायदा ये होता है कि आगे बताए गए क्वेश्चन जितने भी थे वो सभी आपको क्या होते हैं, वो लर्न हो जाते हैं। लर्न होने से वो दिमाग में हमेशा के लिए उपस्थित हो जाते हैं, वो कभी भूलते नहीं हैं।
और एग्ज़ाम में जब वो क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग उसको कर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चनों को मैंने क्या किया, रिपीट कर दिया है। अब देखिए, अब 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 100 क्वेश्चन पूरा होने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं 100 सब्सक्राइबर जल्दी से गेन कर लूँ, ठीक है दोस्तों। और मैं, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं पेट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों का करवा दूँगा, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीति निर्देशक तत्व की क्रियान्वयन का एक उदाहरण क्या है? तो सबसे बढ़िया उदाहरण है पंचायती राज की स्थापना करना, ठीक है। ग्राम पंचायत की स्थापना किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो बताया था आपको 40 अनुच्छेद में। सबसे बढ़िया यही कार्य है नीति निर्देशक तत्व का। नीति निर्देशक तत्व को किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन के द्वारा विस्तार मिला था? तो ये मिला था सभी के द्वारा। अनुच्छेद 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा, 43वें 43वें संविधान संशोधन, माफ करिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 46वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। अनुच्छेद 43 में किसकी बात की गई थी? अनुच्छेद 43 में किसकी बात कही गई थी? कामगारों के हितों की बात कही गई थी ना, किस प्रकार का माहौल देना है। नीति निर्देशक तत्व की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो नीति निर्देशक तत्व की सफलता जनता का समर्थन और संसाधन पर निर्भर करती है, ठीक है। सफलता इसी पर निर्भर करती है, किस राज्य में कितना रिसोर्सेज हैं, उसी के हिसाब से राज्य सरकार अपने नागरिकों को नीति निर्देशक तत्व में दिए गए चीज़ों को लागू करती है अपने राज्य पर। नीति निर्देशक तत्वों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि वे संविधान की अंत आत्मा है? ये कहा था मिनर्वा मिल्स केस में, ठीक है। मिनर्वा मिल्स में केस में संविधान की आत्मा सुप्रीम कोर्ट ने नीति निर्देशक तत्वों को कहा था। 97 नंबर क्वेश्चन तक हो गया हम लोगों का, बचा है 3 क्वेश्चन, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार किसी नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक है? तो राज्य जो है नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगा सकती है, जिसके तहत आप लोगों को पता है कि गुजरात और बिहार में नशीले पदार्थों पर रोक लगाया गया है। तो इसी के लिए तो नीति निर्देशक तत्व से ही प्रेरणा मिली है उनको। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीति निर्देशक तत्व में किसी से प्रोत्साहित करने की बात कही गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। नीति निर्देशक तत्वों में की समीक्षा का अधिकार किसके पास है? तो नीति निर्देशक तत्वों की समीक्षा का अधिकार संसद के पास है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मेरा ये 100 क्वेश्चन का सीरीज जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से था वो ख़त्म होता है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वीडियो को अभी यहीं पे बंद कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कि जल्दी से मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।